हेलो एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। पार्ट 2 के अंदर हम देखने वाले हैं जो हमारा यूनिट 1 के अंदर जो बाकी के 2 सेगमेंट हैं सिलेबस के उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, और पार्ट 2 के अंदर जो सिलेबस में दे रखा है वो आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड है। ठीक है, जिसके अंदर ऑटार्की, इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर ही यानी कि 2023 के अंदर एक क्वेश्चन इसी सिलेबस के ऊपर जो आया था, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था वो आप चेक करें। सेकंड क्वेश्चन जो था वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड था, और सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन आइसोलेशन, हाउ डज इट डिफाइन नेशंस कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस आइसोलेशन में इसका क्या मतलब है, और साथ ही नेशंस कंपैरेटिव एडवांटेज को ये कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, बी पार्ट व्हाट डज द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम पोस्टुलेट। ठीक है, एक फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट है, तो इस चीज़ को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूनिट 2 को अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक, पार्ट ए के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। ठीक है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस का मतलब है हम दो कमोडिटी ऑलरेडी रहेगी, दोनों को एक दूसरे के रिलेशन में हम उसका प्राइस चेक करेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है इकोनॉमिक्स है, और इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर होगा वहाँ पे, और जहाँ पे दो गुड्स की प्राइस इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया। अब हम डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं क्या दे रखा है। इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस refers to the price of one good relative to another good, ठीक है, that establishes a balance between supply and demand in a market without any international trade। और ऑटार्की, जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था, ऑटार्की का मतलब है जब कोई ट्रेड ना हो रहा हो। ठीक है, जब इकोनॉमी जो हो आइसोलेशन में स्टेगनेंट हो, जब कोई भी ट्रेड ना हो रहा हो, तो इस सिचुएशन को हम ऑटार्की कहते हैं। और इस सिचुएशन में जो हमें इक्विलिब्रियम अचीव होती है उसे हम ऑटार्की इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, दिस प्राइस रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच गुड डोमेस्टिकली। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस क्या डिपिक्ट करती है कि दो गुड्स हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की, उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पहले भी देख चुका है कि दो गुड्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त दूसरे गुड्स को कितना गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इस केस में ये चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन आइसोलेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमन टू द नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे अभी हमने सप्लाई और डिमांड देखा था। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड, तो इस केस में सप्लाई क्या होगा और डिमांड क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, ये सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई आपका पीपीएफ। वहीं पे इंडिफरेंस कर्व, अभी हम नेशन की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल जो इंडिफरेंस कर्व होता है जो हमने कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में पढ़ा है वो नहीं, यहाँ पे CIC लेंगे हम। CIC क्या होता है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, और ये क्या डिपिक्ट करेगी, डिमांड डिपिक्ट करेगी इस केस में। ठीक है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं होता, जैसे कंज्यूमर के केस में हम इंडिफरेंस कर्व लेते हैं उसी तरह एक नेशंस के केस में या फिर एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के केस में हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व लेते हैं, जो कि जनरली हर एक कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व का सम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा पार्ट था कि कंपैरेटिव एडवांटेज इस केस में रिलेटिव क्या है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस के केस में किस तरह कंपैरेटिव एडवांटेज अराइज होती है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज अराइज जो है ना, कंट्री कैन प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू अनदर गुड। कंपैरेटिव एडवांटेज कब होगी, जब हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगी तो उस गुड्स में हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। ठीक, जैसे कि हियर इज हाउ इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कंपैरेटिव एडवांटेज। सपोज दो गुड्स है A एंड B प्रोड्यूसिंग, दो कंट्रीज है जो कि दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो फूड्स एंड क्लॉथ। ठीक है,
द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन कंट्री ए टेल्स यू हाउ मच फूड एफ नीड्स टू बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ डोमेस्टिकली, सिमिलरली फॉर कंट्री बी। तो इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस इन कंट्री ए, मान लिया कि इक्विलिब्रियम जो प्राइस है रिलेटिव गुड की वो बता रहा है कि हमें कितना यूनिट ऑफ फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हम 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर पाए। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंट्री बी, ठीक है, द कंट्री विद द लोअर रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड ए इज सेड टू बी कि वो गुड्स जो है वो पर्टिकुलर गुड्स के अंदर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक, अभी यहाँ एक एग्जांपल्स भी हमने नोट किया है, एक बार एग्जांपल्स के थ्रू भी इस चीज़ को समझते हैं। मान लो 2 गुड्स है, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी गुड इन नेशन 1 इज $1 एंड नेशन 2 इज $6। हम यहाँ देख रहे हैं कि कमोडिटी वाई जो है, गुड वाई की प्राइस जो है $1 है किसके, नेशन 1 के केस में, वहीं पे नेशन 2 के केस में इसकी प्राइस $6 है। वेयर एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी जेड इन नेशन 1 इज $6 नेशन 2 के अंदर, ठीक है। तो 2 गुड्स हैं हमारे पास, गुड वाई एंड गुड जेड। नेशन 1 के केस में क्या है कि गुड वाई की प्राइस $1 है और गुड वाई की प्राइस $1 है और नेशन 2 के केस में $6 है। सिमिलरली गुड जेड के केस में क्या है कि नेशन 1 के अंदर उसकी प्राइस 6 है और नेशन 2 के केस में 1 है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज चेक करेंगे P1, ठीक है, PY अपॉन PZ 1/6 वेयर एज P2 इज इक्वल टू 6/1। तो कॉस्ट यहाँ पे क्या है, स्मॉलर है। प्राइस ऑफ नेशन 1 प्राइस एट नेशन 1 क्या है, गुड वाई के केस में कम है और प्राइस 2 के केस में ज़्यादा है। तो नेशन 1 हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी वाई वेयर एज नेशन 2 हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी जेड। ठीक है, नेक्स्ट 2018 के अंदर हमारा एक क्वेश्चन आया है कि द डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस बिटवीन 2 नेशन इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कंपैरेटिव एडवांटेज एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। इस लाइन को डिस्कस करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है एज वी कीप प्रोड्यूसिंग अ सिंगल कमोडिटी ओवर टाइम, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या होता है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है। मान लो कोई एक गुड्स है, ठीक है, उसके अंदर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। बट क्या होता है कि एक इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है यहाँ पे, जहाँ पे अगर हम लगातार किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं तो उसकी कॉस्ट विथ टाइम, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है उस तरह उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ऑल्सो कंपेयर द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन को भी कंपेयर करेंगे। ठीक, द स्टेटमेंट एक्यूरेटली, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। above statement accurately captures the sense of international trade driven by comparative advantage and price differences। इस चीज़ ये पूरा कंसेप्ट इस पॉइंटर्स के अंदर आपको समझा दिया गया। कंपैरेटिव एडवांटेज refers to the country's ability to produce a goods or services at a lower opportunity cost, ठीक, कंपेयर टू अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव डेट इज फॉरगोन फॉर प्रोड्यूसिंग वन गुड। ठीक, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस बिटवीन नेशन रिफ्लेक्ट दिस डिफरेंसेज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस जो होगा, 2 गुड्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों गुड्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसे हम रिलेटिव प्राइस कहेंगे। इफ अ कंट्री कैन प्रोड्यूस हीट मोर एफिशिएंटली लोअर अपॉर्चुनिटी देन वाइन, तो क्या कहेंगे कि हीट के केस में उस कंट्री में कंपैरेटिव एडवांटेज है। हीट विल बी रिलेटिवली चीपर इन कंट्री, दिस डिफरेंस इन प्राइस क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर ट्रेड। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने अभी देखा एज ए कंट्री स्पेशलाइजेज इन प्रोड्यूसिंग व्हाट इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन। एग्जाम्पल, कंट्री है प्रोड्यूसिंग मोर हीट। अभी हमने देखा कि हीट के केस में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है, तो वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर कंट्री वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगी। तो उस केस में कंट्री क्या करेगी, हीट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन अचीव करेगी, और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन अचीव करेगी तो वो कंट्री और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। बट
as we will increase the production the cost of producing each extra unit will be increasing, ठीक है, और इसी को हम increasing opportunity cost कहते हैं. It will become more efficient at that production due to economies of scale and learning by doing. However, this increasing efficiency in one good comes at the cost of decreasing efficiency in the other good. ये बहुत ही important point है. ये जो increasing efficiency, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा एफिशिएंसी हो रहा है, हम एफिशिएंट बनते जा रहे हैं, तो इस केस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा है, तो ये तो फायदे की बात है. बट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन वन गुड कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग एफिशिएंसी इन द अनदर. एग्जांपल, कंट्री माइट प्रोड्यूस स्लाइटली लेस वाइन एज द रिसोर्सेज शिफ्ट टुवर्ड्स इट. This translates to an increasing opportunity cost for a country for the good the country is not specializing in wine in this case. Next, gains from exchange and specialization क्या है कि through trade both country can benefit. अभी दोनों कंट्री बेनिफिट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री ए और कंट्री बी है. कंट्री ए अगर हीट में स्पेशलाइज्ड है तो वो हीट को क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और उसका एक्सपोर्ट करेगी. एक्सपोर्ट हीट एट अ प्राइस हायर देन इट्स डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गेनिंग एक्सेस टू वाइन इट कांट प्रोड्यूस एज एफिशिएंटली. वाइन जिसके अंदर कंट्री ए का क्या है, कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है, उसे अचीव करने के लिए वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी हीट को. ठीक, किस प्राइस पे? हाइयर देन इट्स डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस पे वो उसे सेल करेगी, उसे एक्सपोर्ट करेगी, जिससे कि द कंट्री विल गेन एक्सेस टू वाइन दैट इट कांट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एज एफिशिएंटली एज इट कैन प्रोड्यूस. ठीक. नेक्स्ट आपका कंट्री बी के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इंपोर्ट हीट एट अ प्राइस लोअर देन इट्स डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अभी उसका स्पेशलाइजेशन वाइन के अंदर था, हीट के अंदर नहीं था, तो वो क्या करेगी, हीट को इंपोर्ट करेगी कंट्री बी एट अ लोअर प्राइस देन इट्स डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फ्रीइंग अप रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर वाइन. ठीक है, अभी उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस केस में क्या था, हाइयर था, बहुत ज़्यादा था, तो वो इंपोर्ट कर लेगी हीट को और जो रिसोर्सेज बच रहा है उससे वाइन के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी या वाइन के प्रोडक्शन में उस रिसोर्स को लगाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइन प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो कंट्री उसकी स्पेशलाइजेशन वाइन में है. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन अलाउ इच कंट्री टू फोकस ऑन व्हाट दे डू बेस्ट. ठीक है, स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि कंट्री उस प्रोडक्ट पे फोकस करेगी जिसके अंदर वो ज़्यादा बेटर कर रही है. ठीक है. लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ग्रेटर कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी गेन्स. क्या है कि अगर स्पेशलाइज्ड है किसी गुड्स के अंदर तो कंट्री उसकी प्रोडक्शन क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी. जैसे ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे कंजम्पशन भी उस चीज़ की बढ़ेगी. ठीक है. एफिशिएंसी गेन्स, अब एफिशिएंसी अचीव करेगी. स्पेशलाइजेशन फोस्टर्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी विद इन ईच इंडस्ट्री. ठीक. In essence, the price difference driven by comparative advantage creates an opportunity for mutually beneficial trade. As countries specialize, their opportunity cost decrease for the non-specializing good increase, highlighting the gains from exchange that makes trade so beneficial. नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर एक आया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस कमोडिटी प्राइस इन isolation. How is this price determined in each nation? How does it define the nation's comparative advantage? सिमिलर क्वेश्चन जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था जो 2023 के अंदर आया था, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये एक चीज़ एड ऑन हो गई कि हाउ इज दिस प्राइस डिटरमाइंड. ये जो रिलेटिव कमोडिटी इक्विलिब्रियम प्राइस है ये डिटरमाइन कैसे होती है, मैं आपको बता दूँ. सबसे पहले ये डिटरमाइन होती है दो चीज़ के इंटरसेक्शन से. सब आपको पता, मैंने बताया था कि प्राइस अगर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो रही है तो वो सप्लाई एंड डिमांड का केस है. सप्लाई इस केस में हमारा होता है ये पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है. और एक सीआईसी, जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट होंगे ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. ठीक. ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और ये आपका सीआईसी, ये हमारा सप्लाई डिपिक्ट करता है प्रोड्यूसर साइड और ये हमारा कंज्यूमर साइड डिमांड डिपिक्ट करता है. ठीक.
चेक कर लेते हैं एक बार। रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन गुड रिलेटिव टू अनदर गुड डेट एस्टेब्लिशेज अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन अ मार्केट विदाउट एनी इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जब ऑटार्की हो इक्विलिब्रियम के अंदर, वहाँ पे जो बैलेंस है सप्लाई एंड डिमांड का, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। दिस प्राइस रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच गुड डोमेस्टिकली। The equilibrium relative commodity price in isolation is given by the slope of the tangent common to the nation's production frontier and indifference curve at the autarky point of production and consumption। अभी मैंने वही चीज़ बताई कि ये टेंजेंट है, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इसे ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस कंसीडर करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप मैंने प्रॉपर डायग्राम पेस्ट कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। नेशन वन के केस में जैसे कि ये पीपीएफ है, ये क्या है, सीआईसी है, और ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है और इसका स्लोप 1/4 है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। सिमिलरली नेशन टू के केस में यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। ठीक है,